का काम चलाना, जोरदार तालियां, दोनों हाथ उठाते ऐसे बहुत बहुत प्रणाम कर रहा हूँ। मैं बड़ी घबराहट में हूँ, अब भगवान का बहुत घबराहट में हूँ। मैंने लाख विनती की थी कि मुझको वीर रस के कवि के बाद मत पढ़वाना, लेकिन ये संचालक जो है जिसका नाम रसिक गुप्ता है, ये ठसिक गुप्ता है। इसने मेरी बात नहीं मानी। मुझे वीर रस के कवि के बाद आदरणीय सांसद जी बैठे हैं, मेयर साहब बैठे हैं, अभिमन्यु सर बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। मेरे पैर कांप रहे हैं हमारे जोश के। एक बार थोड़ी सी ताली गई तो मेरा जोश थोड़ा ठंडा हो तो मैं अपनी बात करता हूँ। मुझे सन 2000 याद आ गया, जब करगिल युद्ध चल रहा था, तो वहाँ नहीं, सच कह रहा हूँ मैं, कभी झूठ बोलता ही नहीं। भगवान कसम कभी झूठ नहीं बोला। जब सांसद जी सामने बैठे हो, मेयर साहब सामने बैठे हो, पूर्व विधायक सब सामने बैठे हो, तो मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तालियां अगली बात हो जाइएगा। और जब मीडिया का कार्यक्रम हो तब तो और भी। यार हमको देख के सीटी क्यों हो जाए। सर आप बहुत देर से बहुत सीरियस बैठे हैं, मुझे वास्तव में आपको देख के घबराहट हो रही है। आप थोड़ा सा मुस्कुरा दें प्लीज। सांसद जी मुस्कुरा दिए हैं। जब सांसद मुस्कुराए तो क्षेत्र मुस्कुराता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत आप लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी घबराहट थोड़ा कम हुई। मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ और मुझे बुलाया था पता नहीं करूर रस का सिद्ध करते हुए, तो मुझे यही घबराहट थी कि मैं अपनी भूमिका कैसे बनाऊंगा। सन 2000 याद आ रहा है, जब करगिल युद्ध चल रहा था। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, भगवान की सच्ची घटना है। नहीं सच चलाएंगे। वहाँ पे सर सांसद सर सैनिकों के लिए कवि सम्मेलन कराया गया। मैं बुलाया गया और एक वीर रस के कवि बुलाए गए। अर्जुन नहीं बुलाए गए थे, अर्जुन तो अच्छे कवि। नहीं मैं भगवान का सच कर रहा हूँ, एक वीर रस के कवि बुलाए गए। और अब ये था कि वीर रस के कवि जो है वो उत्साह जगा देंगे और मैं हंसा दूंगा, तो हंसते हंसते जो उत्साह पनपेगा उससे लक्ष्य जल्दी प्राप्त हो जाता है। अगर हम हंसते हंसते कोई कार्य करते हैं तो उसको जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। तो भैया वीर रस के कवि ने खूब दहाड़ दहाड़ के, अर्जुन से भी ज्यादा दहाड़ दहाड़ के देशभक्ति जगाई और देशभक्ति जग गई। वो मेरे अंदर जग गई। भगवान का झूठ नहीं बोला, कभी झूठ बोला ही मेरे अंदर जग गई। हमने कहा वीर रस के कवि से, हमने कहा भैया हमारे अंदर तो देशभक्ति जग गई है, हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो वीर रस का कवि बोला अबे जल्दी यहाँ से निकल ले चलो, हर 2 मिनट पे बम गिर रहा है, पता नहीं कौन सा हमारे ऊपर गिर जाए, तुमने कहाँ फंसा दिया। प्रोग्राम हम ही ने कराया था। हमने कहा नहीं हमारे अंदर तो जगी हुई है, हम देश के लिए कुछ करेंगे। नाराज थे, बोले इतनी देशभक्ति जगी तो सेना में भर्ती हो जाओ। हमने कहा भर्ती तो हो जाए, लेकिन हमको तो बंदूक चलाना नहीं आता, मैं लखनऊ का नाजुक मिजाज आदमी। बोले बंदूक चलाने में क्या, बंदूक उठाना, घोड़ा दबा देना, गोली निकल जाएगी। हमने कहा भैया हमें यही नहीं पता नली किधर की जाती है। तो उन्होंने जो जवाब दिया उस पर ताली बजा देना। बोले सर्वेश तुम नली चाहे दुश्मन की तरफ करो चाहे अपनी तरफ करो, कल्याण देश का ही होना। मैडम हमारी समझ में उनकी बातें हैं ना, हाँ भैया तो दुश्मन है हमारा। फिर हम लोग हेलीकॉप्टर से नीचे बेस कैंप पे लाए गए जहाँ से जम्मू लाया जाना था। अच्छा मेरी जगी हुई, जगी हुई, झूठ बिल्कुल नहीं बोलते। तो वहाँ लाया, तो वहाँ पे बैनर लगा था कि घायल सैनिकों के लिए रक्त दीजिए, रक्तदान महादान। हमने वीर रस के कवि से कहा, हमने कहा भैया एक एक बोतल खून दान कर दे और देश के लिए कुछ तो करें। वीर रस के कवि बोले तुम चुप रहो यार, हमको एनीमिया है। हमने कहा रोहतक चलो, वहाँ मैडम एनीमिया कम करवाती है। लेकिन बोले हमको तो एनीमिया है, लेकिन मेरी जगी हुई थी। मैं डॉक्टर साहब वैसे बैठे थे सर जैसे आप बैठे हैं। मैं आपको जानता नहीं तो नाम ले लेता, आप हाईलाइट।
तो डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, हमने कहा डॉक्टर साहब मैं घायल सैनिकों के लिए खून देना चाहता हूँ। आप 20 साल पहले की 25 साल पहले की स्थिति हमारी सोचिए कैसा ना होगा। तो डॉक्टर साहब ने हमको देखा ऊपर से नीचे तक, बोले है नहीं भगवान के साथ सच्ची करो, झूठ बिल्कुल बोला। हमने कहा है या नहीं है, हम तो खून देंगे। तो मेरा एक बोतल खून निकाला गया। अब जैसे मेरा एक बोतल खून निकला हम बेहोश हो गए। फिर हमको होश में लाने के लिए 5 बोतल खून चढ़ाया। ताली इस बात पे नहीं बजनी है, ताली अगली बात पे बजनी है। हमने देश के लिए अपना कर्तव्य निभाया, देश ने अपना दायित्व निभाया। आज हरिभूमि कवि सम्मेलन कर रहा है। सामने संपादक जी बैठे हुए, अब सांसद जी बैठे हुए, हमको अपने पिताजी भी याद आ रहे हैं। हमको खूब पिताजी याद आते हैं। पिताजी हमारे चाहते थे, आदरणीय सांसद जी भगवान कसम सच कह रहा हूँ, हमारे पिताजी चाहते थे मैं नेता बनूं। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो उन्होंने हमको कहा कि तुम छात्र राजनीति करो। तो मैं प्रतिनिधि का चुनाव लड़ा, जैसे कला संकाय का, छोटे से शुरू किया। हमको एक भी वोट नहीं मिला, एक भी वोट नहीं मिला। पिताजी लोग नाक कटवा के इसको घर से निकाल देंगे। तो मदर हमारी बहुत अच्छी थी, पिता की तुलना में माँ अच्छी होती। हेमंत कह रहे नई बात बताइए, जिसकी माँ अच्छी होती उसी को अच्छी लगती है। तो माँ ने कहा कि अरे उसको और मौका दो। बोले अच्छा ये लिखता लिखता अच्छा, इससे कहो पत्रकार बने। मैंने मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का कोर्स किया लखनऊ विश्वविद्यालय से। प्रत्येक अखबार में गया, मुझसे खबर लिखवा के टेस्ट लिया गया, सबने फेल किया, हरिभूमि ने भी फेल किया। हाँ सच कह रहा हूँ, भगवान कसम सच कह रहा हूँ। हाँ तो उन्होंने कहा कि वकील बनो। मैंने LLM तक किया है लखनऊ विश्वविद्यालय से। कचहरी में बक्सा लेके बैठा रहा, कोई नहीं आया सर, सूचना अधिकारी सर, बैठा रहा। एक आदमी मुझसे एप्लीकेशन तक लिखवाने नहीं आया 3 महीने में। अब पिताजी फाइनली नाराज, बोले घर से निकल जाओ, तुमने नाक कटवा दी है। और हमारे टाइम के पिताजी जो अवध क्षेत्र है लखनऊ का, वहाँ हमारे पिता लोग डायरेक्ट नहीं कहते लड़कों से, अम्मा के थ्रू कहलवाते हैं। हमारी मदर से कहा कि इसको कह दो घर से निकल जाए, कल से दिखाई न पड़े। अम्मा ही हमारी बड़ी भावुक सी बोली, सर्वेश तो बाबूजी कह रहे घर छोड़ दो, कल से दिखाई न पड़ना। तुमने खानदान की नाक कटवा दी है, न तुम नेता बन पाए, न तुम पत्रकार बन पाए, न तुम वकील बन पाए। फिर उनकी ममता जागी, बोले जाओ पिताजी के पैर पकड़ लो, हो सकता माफ कर दे, आखिर बाप तो तुम्हारे ही। तो मैं पिताजी के पास गया, मैंने कहा पैर पकड़ लिया हमने कहा पिताजी हमको एक मौका और दे दो, मैं इन नेताओं से, इन पत्रकारों से, इन वकीलों से ऊपर उठकर दिखाऊंगा। आज ऊपर खड़ा हूं, सब नीचे बैठे हैं। बहुत अच्छा चाय वाला आया हुआ है। क्या कह सकते हैं, हो सकता है अगला प्रधानमंत्री क्या भैया जाओ, इलेक्शन की तैयारी नहीं आप लोग खाइए खूब, मैं खाएस आदमी हूँ, आप खाइए कुछ लेकिन पीजिए कुछ मत। मैं शाम के टाइम किसी को पीता हुआ नहीं देखता। बहुत अच्छा आप लोग हैं, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन था। मैं तो ये सोच रहा था कि अर्जुन के बाद शायद आप बहुत लोग चले जाएंगे, लेकिन आप सब लोग बैठे रहे, बहुत अच्छा लगा। इससे ये सिद्ध होता है कि आप लोगों के पास कोई काम धाम नहीं है। आप हम लोगों की तरह ही खाली हैं, बिल्कुल ऐसा काम नहीं। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। वाह वाह, थोड़ी सी वाह। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। कवि सम्मेलन में इतने लोग, बिल्कुल दंग रह गया मैं। आज हरिभूमि को मैं प्रणाम करता हूँ कि इतने लोगों को बुला लिया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिससे अगले साल फिर कराएं। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। अरे आप चलकर आ गए हैं, शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं। मैं लखनऊ से आया हूँ, लखनऊ
वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मेरे बाद डॉक्टर सुनील जोगी को पढ़ना है, वो उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं, अब नहीं हैं। अब पता नहीं कब बनेंगे, तब तक कवि सम्मेलन ही कर लें। बहुत प्यारे व्यक्ति हैं डॉक्टर सुनील जोगी। वो आज वो ब्राह्मण है, इसलिए इस कार्यक्रम का अंतिम संस्कार वही करेंगे। मैं लकड़ियाँ रखने का काम करो, हम कर देंगे। मैं लकड़ी रख रहा हूँ। देखिए ये जो उल्लास है ना, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। हम लोग बहुत कठिन जीवन जीते हैं, तो थोड़ी देर के लिए मुस्कुराने के पल मिल जाते हैं तो हमारे शरीर के सारे जो पॉजिटिव एंजाइम्स हैं वो काम करने लगते हैं। इसीलिए कहा गया लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। आप लोग वास्तव में मुस्कुरा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, पता है? नहीं हम आपको जीके भी बढ़ाते थे। रोहतक हरियाणा की राजधानी नहीं है। हम सच कह रहे हैं, सांसद जी से पूछ लीजिए। रोहतक राजधानी नहीं है। लखनऊ में एक विधानसभा मार्ग, विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं जिस पर विधानसभा बनी होती है। देखिए कितनी ज्ञान की बात कह रहा हूं। विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं जिस पर विधानसभा बनी होती है। जिस सड़क पर विधानसभा नहीं होती उसको महात्मा गांधी मार्ग। जिसको प्रथम प्रधानमंत्री होना चाहिए था वो नीचे लटका हुआ तो विधानसभा मार्ग है। जब लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे पूरे देश में, तो हमारे भी हो रहे थे, तो भगवान का सब हो रहा था। ऐसा थोड़ी मनोनीत नहीं होते हैं, लड़ना पड़ता है। तो मैं विधानसभा मार्ग से गुजर रहा था, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ भगवान को। बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, कभी कोई नेता मिल गया विधानसभा मार्ग में, कोई डॉक्टर मिल गया, कोई पत्रकार मिल गया, कोई इंजीनियर मिल गया। चुनाव के 2 महीने पहले मैं जा रहा था तो एक गिरगिट मुझे मिला। उससे मैंने छोटी सी बात की, आप लोग गिरगिट जानते हैं? करेलिया बहुत तेज आवाज आई है। हम सब लोग उसी तरह होते हैं, बस शो नहीं करते हैं। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर, मैं व्यंग्य की भाषा शुरू करता हूँ। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा। नरेश माने राजा, गिरगिटों का राजा। गिरगिट नरेश से हमने पूछा, ये जो अपॉर्चुनिज्म से भरी हुई पॉलिटिक्स होती है उस पर सटायर करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ठीक हो गया हो तो आशीर्वाद की तालियां दीजिएगा। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं अपने और मौका परस्त नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? तुलनात्मक लाइक द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द टू। अपने और मौका परस्त नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? गिरगिट बोला, अस्थाना जी किसी गिरगिट की मौका परस्त नेता से तुलना करना महापाप है। अब तालियां तैयार हैं। किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप। आप कभी सोचते कुछ है, हो कुछ जाता है, बदली हुई परिस्थिति मिलती है। हम लखनऊ में अपने एक जो दरोगा जी थे उनके घर गए, कुछ काम था तो मैं उनके घर गया, बदली हुई परिस्थिति मिली। जैसे मुझे याद नहीं था कि मैं यहाँ आ चुका हूँ पहले, लेकिन जब मैंने बाहर की लॉबी देखी तो मुझे लगा मैं यहाँ बैठ के सैंडविच खा चुका हूँ। फिर जब हॉल में आया तो मुझे सब कुछ याद आ गया कि हाँ मैं यहाँ पर पहले आ चुका हूँ। पूरा हॉल भरा हुआ मिला, कभी कभी 15-20 लोग मिलते हैं। एक बार तो कवि सम्मेलन में गए, खाली 2 ही लोग, पूरा हॉल खाली। हमने कहा भाई साहब आप लोग तो बहुत अच्छे श्रोता हैं। बोले जल्दी पढ़ो, मैं लाइट वाला हूँ, ये साउंड वाला है। ये भी हो जाता है, लेकिन आप लोग हैं तो कभी भी बदली हुई परिस्थिति मिलती है। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए। हम ये देखिए, मैं एक बात कह दूं पूरी क्षमा याचना के साथ और पूरी निष्ठा के साथ एक कवि होने के नाते, कि व्यंग्य
नेता पर होता है, पुलिस पर होता है, अधिकारियों पर होता है। समाज के बड़े लोगों पर व्यंग्य होता है क्योंकि वो समाज के नियंत्रक होते हैं। वो जिधर चलते हैं उधर समाज जाता है। तो इसलिए अगर वो गलत दिशा में होते हैं तो उन पर व्यंग्य किया जाता है। हम किसी मजदूर पर व्यंग्य नहीं कर सकते, हम रिक्शे वाले पर व्यंग्य नहीं कर सकते क्योंकि वो समाज का नियंत्रक नहीं है। इसलिए ये जो प्रतीक होते हैं ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं होते, ये उस व्यवस्था के लिए होते हैं व्यंग्य जिनमें बदलाव की आवश्यकता होती है। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। उल्लास और व्यंग्य सब एक साथ। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी दरोगा जी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? कोई जहर पिया था अथवा कोई एसिड लिया था या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था। वो बोले, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका। एक क्षण का और सुना। कोलकाता में फ्लाईओवर गिरा, बिहार में 15 पुल एक ही दिन गिरे। वहाँ क्या किया जाए? वहाँ की नदियाँ खराब है एक्चुअली। हाँ, इंजीनियर नहीं खराब है। खूब जांचें हुई, कभी कोई इंजीनियर दोषी पाया ही नहीं गया। हमेशा पुल दोषी पाया गया। बस इसी पर मैंने शरिका लिखी थी, सर सुनिएगा। और एक मैं निवेदन करूंगा, अगली बार जब कभी मैं बुलाइएगा, अगले साल बुला लीजिएगा, तो हमें बता दीजिएगा सामने कौन कौन बैठा है। तो मुझे बड़ा मजा आता है, जैसे सामने संपादक जी के संपादक जी, अब हम जानते नहीं कौन। तो कॉपी टू ऑल, कॉपी टू ऑल। वो पुल गिरा, जिस कंपनी ने पुल बनाया था उससे जब जांच कराई गई तो उसने ये कहा कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसहैप, दिस इज एक्ट ऑफ गॉड। ये जब स्टेटमेंट मैंने उसका पढ़ा तो मुझे लगा, नो, दिस इज नॉट एक्ट ऑफ गॉड। अब आपकी ताली उठे। दिस इज नॉट एक्ट ऑफ गॉड, दिस इज एक्ट ऑफ फ्रॉड। तब ये क्षणिका बनी थी। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छी व्यंग्य क्षणिका ये है। विभाग ने पुल पर ये इल्जाम लगाया, बहुत लिटरेट व्यंग्य दे रहा हूं आपको। विभाग ने पुल पर ये इल्जाम लगाया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। सुनिए, यहाँ पर हंसने की बात नहीं है। विभाग ने पुल पर ये इल्जाम लगाया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। पुल बहुत घबराया, अपने आप को निर्दोष बताया कि हुजूर सारा सीमेंट और लोहा मैंने नहीं पाया। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग पढ़े लिखे, ऐसा मुझे महसूस होगा। महसूस होगा तभी तो विश्वास होगा। पुल बहुत घबराया, अपने आप को निर्दोष बताया कि हुजूर सारा सीमेंट और लोहा मैंने नहीं पाया, मेरे हिस्से तो बहुत जरा सा आया। पुल बोल रहा है, मेरे हिस्से तो बहुत जरा सा आया, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। उसकी हर दलील, हर याचना जांच कमीशन के सामने धुनी गई। आखिरकार फैसला पुल के विरोध में ही आया। विभागीय जांच, फैसला कोई दोषी नहीं। आखिरकार फैसला पुल के विरोध में ही आया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। ये व्यंग्य नहीं है। दिस इज नॉट सटायर, दिस इज प्रियम्बल ऑफ सटायर। ये भूमिका है व्यंग्य की। अब जो दो लाइनें हैं वो व्यंग्य हैं, पिनैकल ऑफ द सटायर। आखिरकार फैसला पुल के विरोध में ही आया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। पुल अपने ऊपर लगाए गए इस झूठे विभागीय इल्जाम को किसी तरह सहन कर गया और अगले दिन ही नदी में कूद कर मर गया। नदी में कूद कर मैंने काफी समय ले लिया, हालांकि मुझे मेरा मन करता है कि मैं 3-4 घंटे खड़ा रहूं, लेकिन खड़े होने के लिए मुझे कोई परमिट नहीं करता। कभी किसी ने मुझे नहीं खड़े होने दिया, जब भी कोशिश की सबने बिठा दिया, लेकिन आज मैं खड़ा हूं।
अच्छा, फिर आप सर बिहार से हैं, बहुत अच्छे। क्या कसम खाने की जरूरत है? लेकिन बहुत अच्छा लगा, आप खड़े होकर क्या बोले, बहुत अच्छा लगा। इससे ये सिद्ध होता है कि बिहार के लोग बोलते भी हैं। खाली वैसे तो हम लोग खाली नीतीश कुमार जी को जानते हैं। हमारे यहाँ तो कहावत हो गई है, अगर कोई किसी को धोखा देता है तो अंग्रेजी में कहा जाता है ही नीतीश दुमी। चलिए मैं अंतिम चरण की तरफ बढ़ता हूँ। एक कविता जो मुझे हेमंत कह रहे हैं और जी अर्जुन ने सुनी, बाकी और किसी ने नहीं सुनी। एक कविता मैंने राम पर लिखी है, स्वागत रसिक ने राम पर सुनाई। मैं राम पर एक मुश्किल से मैं उस तरह से अन्य कवियों की तरह नहीं कहता हूँ कि 2 मिनट की है और फिर 22 मिनट में खत्म करूँ। मेरी लगभग 5 मिनट की कविता, लेकिन आपको अच्छी लगेगी। मैंने राम पर कविता लिखने की कोशिश की, लेकिन मैं राम पर कविता नहीं लिख पाया। ये जो कविता है राम पर कविता लिखने के अंतर्द्वंद की कविता है कि एक कवि राम पर कविता लिखना चाहता है और वो लिख नहीं पा रहा है। मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविता, ये मैं खुद डिक्लेयर करता हूँ। यूँ तो मेरी 7-8 किताबें हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि पिछले 2-3 वर्षों में जो मैंने सबसे अच्छी कोई कविता लिखी होगी वो ये है। बस इसमें मैं चाहूँगा कि आप लोग जाना मत, इसमें आप लोग अपने को ढूंढिएगा। अगर आप इसके पात्र न हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर कोई भी इस कविता का पात्र निकला तो मेरी कविता जो है वो व्यर्थ हो जाएगी। काश आप लोग इसके पात्र न हो। बस एक बार थोड़ी सी ताली बजा दें, मैं कविता सुना। अब इसको गंभीरता से सुनिए। मैंने सोचा राम पर एक कविता लिखूं, मैंने सोचा राम पर एक कविता लिखूं, मैं भी राम भक्त कवियों की कतार में थोड़ा आगे दिखूं। मैंने सोचा राम पर एक कविता लिखूं, मैं भी राम भक्त कवियों की कतार में थोड़ा आगे दिखूं। सोचा राम पर एक खूबसूरत कविता बनाऊंगा, उसे अपने भाव सुमनों से सजाऊंगा और जनता को सुनाऊंगा और खूब वाहवाही पाऊंगा। सोचा राम के किस चरित्र पर कविता बनाऊं और उसे अपने शब्दों से सजाऊं। मन में आया राम के पुत्र धर्म पर कविता बनाता हूं। जुड़े रहिएगा बस। मन में आया राम के पुत्र धर्म पर कविता बनाता हूं, उसे अपने खूबसूरत शब्दों से सजाता हूं, उसे अपने भावों से नहलाता हूं। लेकिन तभी मुझे ध्यान आया था कि 2 महीने पहले मैंने अपने 80 वर्षीय पिताजी को घर से वृद्धाश्रम पहुंचाया था। तभी मुझे ध्यान आया था कि मैंने 2 महीने पहले अपने बूढ़े पिताजी को घर से वृद्धाश्रम पहुंचाया था। राम ने तो पिता की आज्ञा का पालन करते हुए महल को ठुकराया था, लेकिन मैंने एक छोटे से मकान पर कब्जा करने के लिए अपने लाचार बाप को ही घर से भगाया था। राम, राम मैं तुम्हारी पुत्र भक्ति के सम्मुख शर्मिंदा हूँ। राम मैं तुम्हारी पुत्र भक्ति के सम्मुख शर्मिंदा हूँ। अपने पिता को घर से निकाल कर आज भी बेशर्मी से जिंदा हूँ। इसलिए राम मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे पुत्र धर्म पर कविता नहीं कह पाऊंगा। राम तुम मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे पुत्र धर्म पर कविता नहीं कह पाऊंगा। तुम्हारा कोई दूसरा चरित्र उठाऊंगा, उस पर कविता बनाऊंगा। हाँ तुम बहुत अच्छे पति थे, हाँ तुम बहुत अच्छे पति थे, प्रेम और समर्पण की गति और यति थे। मैं तुम्हारे पति धर्म पर कविता बनाता हूँ और उसे अपने भावों से सजाता हूँ। लेकिन ठहरो, मैं तो अपनी पत्नी को कर्मचारी समझता हूँ। राम से तुलना करते चलिएगा। लेकिन ठहरो, मैं तो अपनी पत्नी को कर्मचारी समझता हूँ, अपने क्रोध का, अपने गुस्से का उसे अधिकारी समझता हूँ। मैं यहाँ तक क्रोध में पागल हो जाता हूँ कि राम की मर्यादा को तोड़कर पत्नी के ऊपर हाथ तक उठाता हूँ। मैं यहाँ तक अमर्यादित हो जाता हूँ कि राम की मर्यादा छोड़कर पत्नी पर हाथ भी उठाता हूँ। राम तो एक पत्नी व्रतधारी थे, एकनिष्ठ थे। यूं कहा जाए तो सीता के अतिरिक्त तो ब्रह्मचारी थे। लेकिन मैं इतना नीचे गिर जाता हूँ कि अपनी पत्नी के उपस्थित रहते हुए भी दूसरी महिलाओं पर गंदी दृष्टि चलाता हूँ। लेकिन मेरी पत्नी कुछ नहीं कहती है, लेकिन मेरी पत्नी कुछ नहीं कहती है, लेकिन मेरी पत्नी कुछ नहीं कहती है। घर की सुख शांति बनी रहे, इसलिए सीता बनकर सब कुछ चुपचाप सहती है। इसलिए सीता बनकर सब कुछ चुपचाप सहती है। इसलिए राम मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पति धर्म पर भी नहीं कह पाऊंगा, तुम्हारा कोई दूसरा चरित्र उठाऊंगा। हाँ तुम बहुत अच्छे भाई थे, इसलिए तुम्हारे भ्रातृ धर्म पर मैं कविता बनाता हूँ। तुम बहुत अच्छे भाई थे, इसलिए मैं तुम्हारे भ्रातृ धर्म पर कविता बनाता हूँ, जनता को सुनाता हूँ।
लेकिन ठहरो, अभी यह संभव नहीं हो पाएगा। अभी ये कवि तुम्हारे भ्रातृ पर कविता नहीं कह पाएगा, क्योंकि कल मुझे अदालत जाना है। अपने छोटे भाई पर चल रहे संपत्ति के मुकदमे की तारीख को आगे बढ़ाना है। अभी मुझे कल अदालत जाना है, अपने भाई पर चल रहे संपत्ति के मुकदमे को आगे बढ़ाना है। मेरे सामने भरत और लक्ष्मण का चेहरा आ रहा है, मेरे सामने भरत और लक्ष्मण का चेहरा आ रहा है, जो मुझे मुंह चिढ़ा रहा है कि मैं अपने भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों पर नित इल्जाम गढ़ रहा हूँ। ज्यादा संपत्ति का हिस्सा मुझे मिल जाए, इसलिए उन दोनों बेचारे अपने छोटे भाइयों पर चरित्रहीनता के इल्जाम भी मढ़ रहा है। क्या इसलिए माफ करना राम। अभी नहीं, अंत में ताली बजाएगी, सुन लीजिए, बस अंतिम पैरा बचा है। इसलिए राम माफ करना, मैं तुम्हारे भ्रातृधन पर कविता कहने का अधिकारी नहीं हूँ। मेरी बहुत लाचारी है, मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हारे भ्रातृधन पर कविता नहीं कह सकता, क्योंकि मैं भरत और लक्ष्मण के प्रति तुम्हारे भ्रातृत्व की ताब नहीं सह सकता। इसलिए मैं तुम्हारे किसी और चरित्र को उठाता हूँ, तुम्हारे मित्र धर्म पर कविता बनाता हूँ, तुम्हारे मित्र धर्म पर कविता बनाता हूँ। तुम बहुत अच्छे मित्र थे, अगर लखनऊ की भाषा में कहा जाए तुम मित्रता के प्रति समर्पित या खूबसूरत महकता हुआ इत्र थे। लेकिन ठहरो, मुझे याद आ रहा है कि मैं 2 महीने पहले अपने सच्चे मित्र से 50,000 रुपए लाया था और उसे 5 दिन में वापस करने का वादा कर आया था। लेकिन अब तो मैं उसका फोन तक नहीं उठाता हूँ राम। अब मैं मित्र धर्म इस तरह निभाता हूँ, अब तो मैं उसका फोन तक नहीं उठाता हूँ, मित्र धर्म इस तरह निभाता हूँ। इसलिए मुझे माफ करना राम, मैं तुम पर कोई कविता नहीं कह पाऊंगा, मैं तुम्हारे चरित्र को नहीं सह पाऊंगा, मैं झूठी कविता नहीं लिख सकता, मैं तुम्हारे चरित्र पर अनर्गल प्रलाप नहीं कर सकता। लेकिन वादा करता हूँ कि अपने पिताजी को वृद्धाश्रम से घर वापस लाऊंगा, अपने मित्र के पैसे वापस करके आऊंगा, अपने भाइयों पर से सारे मुकदमे हटाऊंगा, अपनी पत्नी को अर्धांगिनी और जीवन संगिनी समझूंगा, यानी अपने भीतर थोड़ा सा राम लाऊंगा राम, तब मैं तुम पर कविता बनाऊंगा राम। तब बहुत शानदार काव्य पाठ भाई